पहले आप इस फोटो को देखिए। ये है हिस्ट्री की मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर जो कि अंटार्कटिका में खींची गई थी 1912 में। ये सिंगल पिक्चर बताते हैं इनक्रेडिबल स्टोरी ऐसे दो ग्रेट एक्सप्लोरर की जिन्होंने आने वाली फ्यूचर एक्सपीडिशन को बदल के रख दिया। अंटार्कटिका साउथ पोल में है जो कि वन ऑफ द टफेस्ट रीजन है अर्थ में, जहाँ पर किसी भी ह्यूमन के लिए सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 1900 वो समय था जब लोग पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे और नई नई डिस्कवरीज कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर इंसानों ने अब तक कदम नहीं रखा था। ऐसी दो ग्रेट एक्सप्लोरर थे, एक बहुत ही फेमस थे नॉर्वे के रोल्ट एमर्सन और दूसरी तरफ से ब्रिटिश के एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट। और दोनों का एक ही सपना था कि इनको साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचना है, लेकिन ये अनजान थे कि इनकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि लोग सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो कहीं भी सबसे पहले पहुंचते हैं, ये सबसे पहले कुछ काम करते हैं, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट रेस के बारे में, रेस टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर हरदम माइनस में होता है, जहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। किसी भी ह्यूमन के लिए ऐसे वेदर में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस जर्नी की शुरुआत होती है जो नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे एमंडसन। उनका सपना था कि वो नॉर्थ पोल सबसे पहले जाना चाहते थे, लेकिन जब उनको खबर मिली जो अमेरिकन एक्सप्लोरर है रॉबर्ट प्यूरी, वो सितंबर 1909 में उनसे पहले वहाँ पे पहुँच चुके थे। ये खबर सुन के उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उनका सपना टूट गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया अब वो साउथ पोल की तरफ जाएंगे, कि कोई भी इंसान अब तक साउथ पोल की तरफ नहीं गया था, और उन्होंने अपनी शिप को साउथ पोल की तरफ मोड़ लिया। लेकिन जाते वक्त उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था और न ही कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी अपनी इस जर्नी के बारे में। उन्होंने सिर्फ शिप के कैप्टन को बताया था और दो लोगों को बताया था डिपार्चर के वक्त। और जाते वक्त एमंडसन ने एक लेटर लिखा रॉबर्ट स्कॉट को, ये कहते हुए कि अभी शिप अंटार्कटिका की तरफ जा रही है, और रॉबर्ट स्कॉट ने भी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया साउथ पोल की तरफ। और रॉबर्ट स्कॉट ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी कि वो साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में खबर फैल गई और लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि कौन सबसे पहले साउथ पोल पहुंचेगा। और न्यूज़ में फिर पब्लिश हुआ रेस टू द साउथ पोल। जो एमंडसन थे उनको 2 साल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने एक्सपीडिशन किया था अंटार्कटिका में 1897 से लेकर 1899 तक। और जो रॉबर्ट स्कॉट थे उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था अंटार्कटिका का, उसके बावजूद उन्होंने 3 साल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रन किए थे अंटार्कटिका में 1901 से लेकर 1904 तक। और जो एमंडसन थे उनका एक ही गोल था कि उनको साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचना है, और सबसे पहले शख्स बनना चाहते थे साउथ पोल पर पहुंचने वाले। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो रॉबर्ट स्कॉट थे उनका भी सपना था कि वो साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, ताकि जो ब्रिटिश एम्पायर है उनका और भी ज़्यादा नाम हो, और वहाँ पे जाके एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रन करना चाहते थे और कई सारा साइंटिफिक डेटा भी कलेक्ट करना चाहते थे। और दोनों एक्सप्लोरर का जो रूट था वो बहुत ही डिफरेंट था। जैसे कि जो एमंडसन थे उन्होंने अपना रूट चुना था बे ऑफ वेल्स से, जो कि 60 माइल्स क्लोजर था साउथ पोल पे। वहीं पे रॉबर्ट स्कॉट का जो रूट था वो था केप इवंस में रोस आइलैंड्स में, जो कि एक सूटेबल प्लेस थी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। और दोनों ने ही अपने बेस कैंप्स वहीं पे बनाए थे और वहीं पे उनकी स्टार्टिंग लाइन थी। यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट करी थी फूड्स की, इक्विपमेंट्स की, जो अदर इंपॉर्टेंट सप्लाईज है, और इन्होंने कई महीनों तक वहाँ पे वेट किया था टेम्परेचर को डाउन होने का, ताकि वेदर सही कंडीशन में आ सके, क्योंकि वहाँ का जो वेदर था बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था और ऐसे वेदर में रेस करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। और इन दोनों का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ही डिफरेंट था। जैसे कि रॉबर्ट स्कॉट ने अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया स्लेज डॉग्स का, पोनीस का और मोटर व्हीकल्स का। लेकिन इतने ठंडे इलाके में जो मोटर व्हीकल्स थी इनके रास्ते में ख़राब हो गई थी, और जो पोनीस थी ऐसे कोल्ड एरियाज में बहुत ही ज़्यादा वीक थी। जो स्लेज डॉग टीम थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। वहीं पर दूसरी तरफ एमंडसन के पास स्कीज और स्लेज डॉग थी। जो एमंडसन थे उनकी जो टीम थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी स्कीज में और स्लेज डॉग्स में, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे थे। इसी वजह से जो एमंडसन थे पर डे 20 माइल्स डिस्टेंस कवर कर पाए। और जो एमंडसन थे उनके पास 52 डॉग्स की स्लेज डॉग टीम थी। उनका एक सबसे पहला प्लान था कि वो पोलर प्लेट्यू तक इनकी मदद से वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो हैवी लोड्स है उनको लेके, फिर वो पैरों से आगे का रास्ता कवर करेंगे। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने 24 कुत्तों को मार दिया था, उनको खाया था और बाकी कुत्तों को खिला दिया था अपनी आगे की जर्नी के लिए। और जब ये लोग वापस आए थे इनके पास सिर्फ 11 डॉग थे। वहीं पे रॉबर्ट स्कॉट ने भी जो उनकी पोनीस थी उन्होंने रास्ते में जाते वक्त उनको मार दिया था, उनको खा लिया था, उनके खाने को डिपॉजिट कर दिया था, क्योंकि ऐसे एरिया में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था फूड सप्लाई का। तो इन्होंने इन जानवर को मार के खाने का डिसाइड करने के लिए सोचा, फिर उन्होंने आगे की जर्नी का डिसाइड किया।
एमंडसन बहुत ही ज़्यादा वरीड थे, उनको टेंशन थी कहीं स्कॉट्स उनसे पहले साउथ पोल पर ना पहुंच जाए। इसलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं 8 सितंबर 1911 को। लेकिन उस वक्त जो टेम्परेचर था काफ़ी नीचे था और वेदर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम था, तो आगे की जर्नी कंटिन्यू करना इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। इसलिए एमंडसन की टीम वापस 12 सितंबर को टेंट पर आ जाती है। एमंडसन की टीम काफ़ी दिनों तक टेंट में रुकती है ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाए और वेदर क्लियर हो पाए। फाइनली 19 अक्टूबर 1911 को एमंडसन की टीम टेंट को लीव कर देती है और वहाँ पे दूसरी तरफ जो स्कॉट्स होता है अपनी टीम के साथ 1 नवंबर 1911 को टेंट को लीव कर देते हैं और दोनों चल पड़ते हैं साउथ पोल की तरफ। और 55 दिन के लॉन्ग डिस्टेंस के बाद एमंडसन फाइनली 14 दिसंबर 1911 को साउथ पोल पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो ऐसे पहले शख्स बन जाते हैं साउथ पोल पर पहुंचने वाले। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, काफ़ी सारी पिक्चर क्लिक्स करते हैं, खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। और फिर वो 4 दिन बाद 18 दिसंबर को उस टेंट को लीव कर देते हैं अपने बेस कैंप पर आने के लिए। 25 जनवरी 1912 को एमंडसन की टीम सेफली अपने बेस कैंप पर पहुंच जाती है और जो स्कॉट की टीम होती है वो 17 जनवरी 1912 को साउथ पोल पर पहुंचती है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो नॉर्वे का फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ देखते हैं तो काफ़ी निराश हो जाते हैं। जो स्कॉट की पूरी टीम थी उनका दिल काफ़ी तरह टूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं क्योंकि उनका जो सपना था सबसे पहले पहुंचने का वो अधूरा ही रह जाता है। और फिर उसके 2 दिन बाद 19 जनवरी को स्कॉट और उनकी टीम निकल पड़ती है अपने बेस कैंप पर आने के लिए। लेकिन उनके आते वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका था और वेदर और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था, जिसकी वजह से इनकी जर्नी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। और आते वक्त इनके पास काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी फूड की, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड्स की, क्वांटिटी की, जिसकी वजह से इनकी जर्नी को और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। कम मोरल के साथ, कम फूड के साथ फिर भी इन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। लेकिन इतने ज़्यादा हार्श क्लाइमेट में इनका 3 फरवरी को इनका पहला इंसान मारा गया बेडमोर ग्लेशियर में। उसके अगले दिन 4 सितंबर को इनका सेकंड पर्सन मारा गया। फिर भी वो अपनी जर्नी को आगे तक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये अब तक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सॉस्टेड हो गए थे, इनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और क्लाइमेट भी इनका साथ नहीं दे रहा था क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में हो गया था। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी और फिर अपना एक टेंट लगाते हैं और 29 मार्च को जो रॉबर्ट होते हैं वो अपनी एक डायरी एंट्री करते हैं। 29 मार्च 1912 को उनकी लास्ट डायरी एंट्री होती है और तीनों के तीनों उसी टेंट में मारे जाते हैं। और उनके ठीक 11 माइल्स दूर उनका एक दूसरा बेस कैंप था जहाँ पे इनके सप्लाईज थी फूड्स की और जो उनको सेव कर सकता था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते। 8 महीने के बाद नवंबर 1912 में इनकी डेड बॉडी मिलती है और तीनों के तीनों बर्फ़ में ढके हुए इनको मिलते हैं। और जब रॉबर्ट स्कॉट की डायरी एंट्री मिलती है उसमें उनके लास्ट वर्ड लिखे हुए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने बहुत कोशिश करी सर्वाइव करने की और उनको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका अंत अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और वहाँ पे तीनों की डेथ हो जाती है। फाइनली एमंडसन 28 मार्च 1912 को ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट शहर पहुँचते हैं, जहाँ पे वो अनाउंसमेंट करते हैं अपनी अचीवमेंट्स की, जिसके बाद वो वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। उनके बारे में अखबारों में छपना स्टार्ट हो जाता है। एमंडसन फिर दुनिया भर में जाके लेक्चर देते हैं और लोगों को बताते हैं अपने एक्सपीडिशन के बारे में कि किस तरीके से वो साउथ पोल में पहुंचने वाले पहले शख्स बने। लेकिन जब लोगों को पता लगता है रॉबर्ट स्कॉट की डेथ के बारे में तो एमंडसन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने रेस को किया और किस तरीके से रॉबर्ट स्कॉट इस डेंजरस रेस में मारे गए। उसके बाद जो रॉबर्ट स्कॉट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, उनको कई अवार्ड दिए जाते हैं ब्रिटिश रूल के द्वारा उनके अचीवमेंट्स के लिए। उनको कंसिडर किया जाता है एज अ हीरोइक एक्सप्लोरर। एमंडसन उसके बाद एक और रिकॉर्ड बनाते हैं और वो ऐसे पहले शख्स बन जाते हैं नॉर्थ पोल पर सबसे पहले पहुंचने वाले थ्रू एयरशिप। वो नॉर्वे से लेके फिर अलास्का से फिर वो नॉर्थ पोल तक जाते हैं थ्रू एयर और ऐसे करने वाले वो पहले शख्स बन जाते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में एक प्लेन क्रैश में। ऐसे ये 2 ग्रेट एक्सप्लोरर एक मेजर लेगेसी छोड़ के जाते हैं एक्सपीडिशन की एंटार्क्टिका में। और आज साउथ पोल में इन दोनों के नाम से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्टेशन है जिसका नाम है एमंडसन स्कॉट, जिसको ऑपरेट किया जाता है यूएसए द्वारा। ये थी एक इनक्रेडिबल स्टोरी ऐसे 2 ग्रेट एक्सप्लोरर की जिन्होंने एक्सपीडिशन फ्यूचर को बदल के रख दिया। प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके और लोगों तक, और कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।